अच्छा, तो एक तरफ हमें दुनिया की बढ़ती हुई आबादी का पेट भरना है, जिसके लिए मसनूई खादें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं खादों का गलत इस्तेमाल हमारे माहौल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ये एक तरह की दोधारी तलवार है और आज हम इसी पेचीदा मसले की गहराई में उतरेंगे। ये स्लाइड दरअसल पूरी कहानी का खुलासा है। एक तरफ तो ये वादा है अरबों लोगों के लिए खुराक की जमानत, और दूसरी तरफ है ये खतरा जो हमारे सैयारे की सेहत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा है। तो इस तज्जिए में हम इसी तजाद की परतें खोलेंगे कि ये सब कैसे होता है। और ये कोई मामूली मसला नहीं है। ज़रा इस अदद को देखिए। दुनिया भर में जितनी भी नाइट्रोजन खाद डाली जाती है, उसका 50 से 70% हिस्सा ज़ाया हो जाता है। ये सिर्फ अरबों डॉलर का माशी नुकसान ही नहीं, बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि हमारी जदीद ज़राअत में कितनी बड़ी नाअहली मौजूद है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सारे ग़िज़ाई अज्जा जाते कहाँ हैं? इसका जवाब मिट्टी के अंदर होने वाली केमिस्ट्री में छुपा हुआ है। ये समझने के लिए कि ये ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा इतनी आसानी से क्यों ज़ाया हो जाते हैं, हमें खाद के अहम अज्जा के कीमियाई रवैये पर एक नज़र डालनी होगी। अब यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि नाइट्रोजन का सफ़र कैसा होता है। जब यूरिया मिट्टी में जाती है तो वो पौधे के लिए फ़ौरन काबिल इस्तेमाल नहीं होती। नहीं, उसे पहले अमोनियम में बदलना पड़ता है और फिर मिट्टी के छोटे छोटे जरासीम इसे नाइट्रेट में बदलते हैं। पौधे सिर्फ इन्हीं दो शक्लों को, अमोनियम और नाइट्रेट को जज़्ब कर सकते हैं। ये एक कई मराहिलों पर मुश्तमिल अमल है और इसी सफ़र में गड़बड़ की बहुत गुंजाइश होती है। और ये कहानी सिर्फ नाइट्रोजन तक महदूद नहीं है। इस चार्ट को देखें। यहाँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम तीनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मोबाइल है, यानी ये बहुत आसानी से ज़ाया हो जाती है। फॉस्फोरस मिट्टी के ज़र्रात से मजबूती से जुड़ जाता है, जिसे फिक्सेशन कहते हैं, और पौधों की पहुंच से बाहर हो जाता है। और पोटाशियम रेतीली ज़मीनों से आसानी से बह सकता है। हर एक की अपनी अलग परेशानी है। तो असल बात यह है कि जब ये ग़िज़ाई अज्जा पौधों तक नहीं पहुंच पाते तो वो कहीं गायब नहीं हो जाते। वो दरअसल हमारे माहौल में दाखिल हो जाते हैं, हमारी हवा में, हमारे पानी में। आइए अब उन रास्तों को देखते हैं जिनके ज़रिए ये नुकसान होता है। पहला रास्ता है वॉलेटाइलाइजेशन, आसान लफ्ज़ों में तबख़ीर। जब यूरिया को मिट्टी की सतह पर ही छोड़ दिया जाए, ख़ास तौर पर गर्म मौसम में, तो वो अमोनिया गैस में बदलकर सीधा हवा में उड़ जाती है। ये बात हैरानकुन है कि कुछ इलाकों में सिर्फ इस एक अमल की वजह से आधी खाद ज़ाया हो जाती है। दूसरा बड़ा रास्ता है लीचिंग। नाइट्रेट पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है, बिल्कुल चीनी की तरह। तो जब बारिश होती है या खेत को पानी दिया जाता है, तो ये नाइट्रेट पौधों की जड़ों से भी नीचे बह जाता है और हमारे ज़मीनी पानी का हिस्सा बन जाता है। और ये बराह रास्त इंसानी सेहत के लिए खतरा है, जिससे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी संगीन बीमारियां भी हो सकती हैं। और फिर आता है तीसरा रास्ता, डीनाइट्रिफिकेशन। ये तब होता है जब मिट्टी में पानी खड़ा हो जाए और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ऐसे में कुछ खास किस्म के जरासीम जिंदा रहने के लिए नाइट्रेट को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस अमल का नतीजा नाइट्रस ऑक्साइड गैस का इखराज, जो कि एक इंतहाई ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। ये कितनी ताकतवर है, ये स्लाइड इसका जवाब देती है। नाइट्रस ऑक्साइड की गर्मी जज़्ब करने की सलाहियत कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में तकरीबन 300 गुना ज़्यादा है। यानी ज़राअत से होने वाला ये छोटा सा इखराज माहौलियाती तब्दीली में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, अब नाइट्रोजन से हटकर ज़रा फॉस्फोरस की बात करते हैं। नाइट्रोजन तो फ़िज़ा में या पानी में ज़ाया हो जाती है, लेकिन फॉस्फोरस का मामला अलग है। ये कई दहाइयों तक मिट्टी में जमा होता रहता है। इसे कहते हैं लेगेसी फॉस्फोरस, और ये एक छुपे हुए खतरे की तरह है। और जब मिट्टी का कटाव इस जमाशुदा फॉस्फोरस को नदियों और झीलों में बहा कर ले जाता है, तो एक तबाहकुन सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। होता यह है कि पहले फॉस्फोरस की वजह से पानी में काई यानी एल्गी की भरमार हो जाती है। फिर जब ये काई मरती है तो उसे गलाने वाले बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन चूस लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि डेड जोन्स बन जाते हैं, यानी ऐसे इलाके जहां मछलियां और दूसरी आबी मखलूक दम घुटने से मर जाती हैं। तो क्या इस मसले का कोई हल है? खुशकिस्मती से हाँ, एक हिकमत अमली मौजूद है। इसे 4R न्यूट्रिएंट स्टुअर्डशिप फ्रेमवर्क कहते हैं। ये खाद के इस्तेमाल का एक बहुत ही समझदार और साइंस पर मबनी तरीका है। ये फ्रेमवर्क 4 बहुत सीधे साधे उसूलों पर मबनी है।
درست ذریعہ یعنی مٹی کی ضرورت کے مطابق صحیح قسم کی کھاد چننا، درست شرح یعنی صرف اتنی ہی کھاد دینا جتنی فصل کو واقعی ضرورت ہے، درست وقت یعنی جب پودے کو بھوک لگے تب کھاد دینا، اور درست جگہ یعنی کھاد کو ادھر ادھر بکھیرنے کے بجائے سیدھا پودے کی جڑوں کے پاس پہنچانا۔ اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش میں یوریا ڈی پلیسمنٹ کی یہ مثال دیکھیں جو درست جگہ کے اصول کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ کھاد کو براہ راست جڑوں کے قریب رکھنے سے وہاں کے کسانوں نے نہ صرف کھاد کا استعمال 30% کم کیا بلکہ ان کی پیداوار میں اضافہ بھی ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حل واقعی کام کرتے ہیں۔ تو بات صرف فصلوں کو بہتر طریقے سے اگانے کی نہیں ہے، اصل مقصد ہمارے سیارے کے قدرتی توازن کو بحال کرنا ہے۔ ہمیں ایک ایسے نظام کی طرف جانا ہوگا جہاں غذائی اجزاء ضائع نہ ہوں بلکہ بار بار استعمال ہوں، یعنی ایک سرکولر اکانومی۔ اس سلسلے میں ون ہیلتھ کا تصور بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے، مٹی کی صحت، ہوا اور پانی کی پاکیزگی اور خود انسانوں کی صحت، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ جب ہم مٹی کو بہتر بناتے ہیں تو ہم ہر چیز کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس 4R فریم ورک کو مزید طاقتور بنانے کے لیے ہم اسے فطرت پر مبنی حل کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ کمپوسٹ، بائیو چار اور بائیو فرٹیلائزرز جیسے طریقے نہ صرف مٹی کی صحت کو قدرتی طور پر بہتر بناتے ہیں بلکہ ایک حقیقی پائیدار نظام کی بنیاد رکھنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں اس آخری اور سب سے اہم سوال پر لے آتا ہے، کیا ہم واقعی ایک ایسا خوراکی نظام بنا سکتے ہیں جو نہ صرف ہماری بھوک مٹائے بلکہ ہمارے سیارے کے زخموں پر مرہم بھی رکھے؟ چیلنج بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حل بھی ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔